नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए एथिक्स। तो हमने अभी तक पढ़ लिया चैप्टर 1 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में एटीट्यूड टॉपिक को। और आज हम देखेंगे अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध। उसके बाद देखेंगे नैतिक अभिव्यक्ति और देन आफ्टर उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड। हम आज 3 चीज़ें देखेंगे। एटीट्यूड एंड बिहेवियर में डिफरेंस या रिलेशन क्या है, और देखेंगे नैतिक अभिव्यक्ति मोरल एटीट्यूड, उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड। इन 3 चीज़ों को आज हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध से। अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध, ये हमने हेडिंग आज की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर हम चला रहे हैं विजिगीसु फाउंडेशन बैच। विजिगीसु फाउंडेशन बैच, ये हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर अवेलेबल है, जिसमें हम पूरा यूपी पीसीएस का सिलेबस फाउंडेशन कवर करेंगे आपको यहाँ पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फाउंडेशन बैच को पूरा आप इस फाउंडेशन बैच को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे फ्यूचर में वीडियो मिलती रहेंगी। और ये फाउंडेशन बैच की ही क्लास चल रही है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध। तो अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध को समझते हैं कुछ इस तरीके से। अभिव्यक्ति और व्यवहार में जटिल संबंध है, कैसे है इसका देखिए, लिखिए। अभिव्यक्ति और व्यवहार में जटिल संबंध है। जटिल संबंध है। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण इस तरीके से समझा जाए, लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते, उनके पास टाइम नहीं है। तो लिखिए, लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर वे व्यायाम व योग के लिए समय नहीं निकाल पाते। समय नहीं निकाल पाते। नहीं निकाल पाते। तो यहां पर आपने क्या देखा? लोगों का एटीट्यूड है कि वो स्वस्थ रहना चाहते, पर व्यवहार में क्या है? वे लोग समय नहीं निकाल पा रहे योग व व्यायाम के लिए, जिससे वे स्वस्थ रह सके। यानी कि एटीट्यूड और व्यवहार में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है? देखिए, व्यवहार जो वास्तविक धरातल पर होता वो है, और एटीट्यूड क्या है? वो एक आइडियल चीज हो सकती है। मैंने आपको बताया था आइडियल होता, ठीक है। ये समझा। और भी चीजें देखते हैं। अभिव्यक्ति और व्यवहार में एक रूपता भी होती है कहीं कहीं पर। क्या? अभिवृत्ति और व्यवहार में एक रूपता भी होती कई जगह पर। तो एक रूपता क्या, ये देख लेते हैं। अभिव्यक्ति और व्यवहार में एक रूपता क्या? अभिव्यक्ति प्रबल हो, व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के प्रति जागरूक हो। कब होगी अभिव्यक्ति व्यवहार में एक रूपता? जब अभिव्यक्ति प्रबल हो। जब नहीं, आप लिखिए, अभिवृत्ति प्रबल हो, अभिव्यक्ति प्रबल हो, व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के प्रति जागरूक हो। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति
के प्रति जागरूक हो। अभिव्यक्ति और व्यवहार में एक रूपता कब हो सकती है? जब व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए प्रबल हो, व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के प्रति जागरूक हो और व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित व मूल्यांकित हो। क्या? व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित, व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकित हो। तो व्यवहार में एक रूपता कब हो सकती है? जब अभिव्यक्ति प्रबल हो, व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के प्रति जागरूक हो और व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकित हो। और क्या हो सकता है? व्यक्ति की यह सोच कि उसके व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होगा। व्यक्ति की ये सोच कि उसके व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होगा। क्या होगा? व्यक्ति की यह सोच, व्यक्ति की यह सोच कि व्यक्ति की यह सोच कि उसका व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होगा, कि उसके व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होगा। समझिए आप लोग। तो हमने देख लिया अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध, इतना काफी है अभिव्यक्ति और व्यवहार में संबंध के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोरल एटीट्यूड, यानी कि नैतिक अभिवृत्ति क्या है। तो चलिए इस बोर्ड पर को आपने आई होप नोट कर ही लिया होगा, तो अब मैं इस बोर्ड पर को क्लियर कर देता हूँ। और आपको पता ही है बीजेपी फाउंडेशन में क्या है, ये हमारे द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उपलब्ध करा रहे हैं। फाउंडेशन बैच है यूपीपीसीएस के लिए। नैतिक अभिव्यक्ति यानी कि मोरल एटीट्यूड, ठीक है। नैतिक अभिव्यक्ति, मोरल एटीट्यूड, ये डालिए आप लोग हेडिंग। जो मोरल एटीट्यूड जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में दिखती है। क्या? नैतिक अभिव्यक्ति प्रत्येक के व्यवहार में दिखती है। नैतिक अभिवृत्ति प्रत्येक के व्यवहार में दिखती है, ठीक है। और ये तो लिखे एक पॉइंट, वहीं दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिखिए, जो नैतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय देना। नैतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य है नैतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य है नैतिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय लेना। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय देना,
ये है नैतिक अभिव्यक्ति। नैतिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय देना, वही नैतिक अभिव्यक्ति। और क्या, नैतिक मूल्यों व अभिवृत्ति का विकास परंपरा व संस्कृति के द्वारा भी होता है। क्या, नैतिक अभिव्यक्ति व मूल्यों का विकास नैतिक अभिवृत्ति व मूल्यों का प्रयास, मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास परंपरा व संस्कृति से भी होता है। मूल्यों का विकास परंपरा व संस्कृति से भी होता है। समझ रहे ना, नैतिक अभिवृत्ति, मोरल एटीट्यूड, मोरल एटीट्यूड का विकास, मोरल एटीट्यूड व मूल्यों का विकास परंपरा व संस्कृति से भी होता है। ठीक है, और इसके बारे में लिखिए कुछ चीजें। और इस तरह के नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों से सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों से श्रेष्ठ हैं। नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों से श्रेष्ठ हैं, या सर्वश्रेष्ठ लिख लीजिए, से सर्वश्रेष्ठ हैं। वही जो अच्छाई पवित्रता, इसमें मूल्य जो सर्वश्रेष्ठ में क्या, अच्छाई पवित्रता, यहां ऐसे लिखिए, जैसे अच्छाई पवित्रता, सत्यवादिता, सत्यवादिता। क्या, नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों से सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे अच्छाई पवित्रता, सत्यवादिता, विनम्रता आदि प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। विनम्रता आदि, विनम्रता आदि प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। नैतिक मूल्य हैं। ठीक है, अब और एक पॉइंट और लिख लेते हैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता व शक्ति सफलता से अधिक महत्वपूर्ण। क्या, नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता व शक्ति सफलता से अधिक महत्वपूर्ण। क्या, नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता, शक्ति व सफलता, व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इतना काफी है नैतिक अभिव्यक्ति के लिए। अब एक डायग्राम बनाते हैं नैतिक अभिव्यक्ति की प्रमुख नैतिक, मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिव्यक्तियों का एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यदि अभी किसी का डाउट हो तो अभी लिख दीजिए, नहीं तो फिर शुरू करते हैं। मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिव्यक्तियां, उसका एक डायग्राम बना देंगे, देन आफ्टर अगले टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, इस टॉपिक के लिए एक पेज का ये आपका बनना, एक पेज का नोट्स काफी है। लगभग ये मान लीजिए आपका होगा 70 से 80 शब्दों का बन जाएगा आपका, जब मैं आपको डायग्राम बनवा दूंगा तो इतना काफी है। एक पेज का ही नोट बनाइए, एक टॉपिक लीजिए, उस पर एक पेज का नोट बनाइए। अब आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते, घटा सकते। जब आप इसमें और एग्जाम्पल जोड़ेंगे तो आपके और अच्छे से ये डिटेल में बन जाएगा। ठीक, इसको क्लियर करते हैं।
किसी को कोई डाउट हो तो भी लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो लिखिए, तब तक मैं बना लेता हूँ। मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियां। मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियां। मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियां क्या हो सकती हैं? तो मान लीजिए जैसे श्रद्धा, और क्या हो सकती है? अच्छाई, आप ये डायग्राम पेपर में एग्जाम में भी लिख करके आएंगे तो आपको अच्छे खासे रिमार्क्स मिलेंगे। हाँ, चीजें आप डायग्राम बना देते हैं, मान लीजिए आपको कम शब्दों में पूछा गया तो आप डायग्राम से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसलिए डायग्राम बनाना भी कभी कभी अच्छे रिमार्क्स दे देता है। ठीक है। विश्वसनीयता व वफादारी। विश्वसनीयता या वफादारी। विश्वसनीयता व वफादारी। वैसे उचित या अनुचित, उचित अनुचित, उचित या अनुचित, आम बुद्धि या नैतिकता, आम बुद्धि या नैतिकता, और क्या? आम बुद्धि या नैतिकता, ये क्या हो सकता है? आम बुद्धि मतलब अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। ये इस तरीके से उसकी यहाँ पर मैं लगा दूं। और क्या? और जवाबदेही के प्रति जागरूकता, जवाबदेही के प्रति जागरूकता, जवाबदेही के प्रति जागरूकता। और क्या? शुभ अशुभ, और भी चीजें हो सकती हैं। सत्यवादिता, ये मनुष्य की अभिवृत्तियों में ही आती है सब चीजें। सत्यवादिता, आप इसमें अपने मन से भी काफी चीजें बढ़ा सकते हैं। मैं तो उतनी चीजें लिखवा दे रहा हूँ जितना आप एक एग्जाम में यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम से बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि कंटेंट बाद में रिवीजन में भी प्रॉब्लम होती। तो एग्जाम्पल उतने याद रखें जितने हम याद कर सकें, उतने ही लिखने जितने याद कर सकें। परिणाम व गैर परिणामवादी, परिणाम व गैर परिणामवादी, परिणाम व गैर परिणामवादी अभिवृत्ति। परिणाम व गैर परिणामवादी अभिवृत्ति, ये हमारा डायग्राम होगा। देखिए, मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियां, इसमें आप और भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ईमानदारी, सत्यवादिता से ही जुड़ता हुआ है, और भी चीजें इसमें हो सकती हैं, पर इतना काफी है। व्यक्ति के अंदर नैतिक अभिवृत्ति के इतनी चीजें काफी हैं। अब हम लोग नैतिक अभिवृत्ति से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति।
और ये काफी बड़ा हो जाएगा। ये भी, इसको भी, राजनीतिक अभिव्यक्ति को मैंने अपने जो आपको नोट्स में यहाँ पर मैं बना के दूंगा, आपको कंटेंट दूंगा, लगभग वो भी होगा कम से कम मान लीजिए 80 से 90 वर्ड का कंटेंट वो भी है। और उसमें भी मैंने एक डायग्राम रखा हुआ है। तो अब चलिए मैं देता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ और आपको डायग्राम बनवाता हूँ। क्या राजनीतिक अभिवृद्धि, पॉलिटिकल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड को इस तरीके से, राजनीतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य है राजनीतिक मुद्दों के प्रति व्यक्ति की राय। क्या है राजनीतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य? राजनीतिक मुद्दों पर व्यक्ति की राय या सकारात्मक व नकारात्मक हो सकती है। राजनीतिक अभिवृत्ति का से तात्पर्य नीतिक अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति के राजनीतिक मुद्दों पर राय, व्यक्ति के राजनीतिक मुद्दों पर राय या सकारात्मक व नकारात्मक, या सकारात्मक व नकारात्मक हो सकती है। ये सकारात्मक व नकारात्मक हो सकती है। यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवाद व, ऐसे समझिएगा, यह समाज में राजनीतिक, इसको समाज में रहने दीजिए, ये मुझे भी कुछ कंफ्यूज कर रहा है ये टॉपिक। समाज में राजनीतिक मतलब किस, राजनीति का प्रत्येक मुद्दा समाज का मुद्दा है, क्योंकि राजनीति समाज को प्रभावित करती है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक अभिवृत्ति वो समाज को तो प्रभावित करेगी ही, है कि नहीं करती है। तो मैं ये लिखवाना चाहता, पर आप इसको मत लिखिए, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या करती है? यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक रूढ़िवादी, यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवाद व सामाजिक, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद व राजनीतिक, यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवाद व राजनीतिक कट्टरवाद के रूप में, राजनीतिक कट्टरवाद के रूप में लोगों
कट्टरवाद के रूप में लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत होती है। लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत होती है। लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत होती है पॉलिटिकल अभिवृत्ति। अब देखते हैं मनुष्य राजनीतिक अभिवृत्ति से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मुख्य राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या हैं ये देखते हैं। उसमें ये सब आ जाएंगे, राष्ट्रवादी, राजनीतिक, रूढ़िवादी, उदारवादी। तो देख लेते हैं मुख्य राजनीतिक अभिवृत्तियां। इसके लिए इस बोर्ड वर्क को क्लियर करना पड़ेगा। मुख्य राजनीतिक अभिवृत्तियां। इस तरीके से बना लीजिए पेज में, इसको डायग्राम फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाते हैं। तो लिखिए अतिवादी, अतिवादी लिखिए, सेंटर से ले जाइए, यहाँ पर लिखिए अतिवादी। उसके बाद लिख लीजिए उदारवादी, अतिवादी, उदारवादी। तो अतिवादी क्या व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा करते हैं। क्या ये इनकी क्या है, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा, ये अतिवादियों का कॉन्सेप्ट है। वहीं इनका क्या है, उदारवादियों को ये क्या होता है, महत्वपूर्ण बदलाव की इच्छा। ये मेन बदलाव की इच्छा करते हैं। इनमें जड़ता नहीं होती, आमूलचूल नहीं, क्या महत्वपूर्ण बदलाव की इच्छा, बदलाव की इच्छा। यानी ये शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं और ये रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नरमपंथी। नरमपंथी ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते हैं। ये क्या करते हैं, मौजूदा व्यवस्था में कम खामियां देखते हैं। ये क्या करते हैं, मौजूदा व्यवस्था में कम खामियां देखते हैं। ये मौजूदा व्यवस्था में कम खामियां देखते हैं, कम खामियां देखते हैं। ये मौजूदा व्यवस्था में कम खामियां देखते हैं। वहीं पर जो रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़ी परंपरा व संस्कृति में अधिक विश्वास करते हैं। जो रूढ़िवादी होते हैं, ये रूढ़ी परंपरा व संस्कृति में अधिक विश्वास, ये क्या करते हैं, रूढ़ी परंपरा व संस्कृति में अधिक विश्वास। वहीं एक और तरीका होता है प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी, जो प्रतिक्रियावादी होते हैं, ये क्या करते हैं, मौजूदा संस्थाओं व आधुनिक मूल्यों को खारिज करते हैं। क्या करते हैं, मौजूदा संस्थाओं व आधुनिक मूल्यों
मौजूदा संस्थाओं व आधुनिक मूल्यों को ये खारिज करते हैं। आधुनिक मूल्यों को खारिज करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया राजनीतिक अभिवृत्तियां कितने तरीके की होती है। ये 5 तरीके की राजनीतिक अभिवृत्तियां देखी हमने। ठीक, अतिवादी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छा करते, वही जो ये है उदारवादी, ये महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने की बात करते हैं, यानी कि ये रिफॉर्म की ज्यादा बात करते हैं। वहीं नरमपंथी ये मौजूदा व्यवस्था में बहुत कम कमियां ढूंढते हैं। वहीं जो रूढ़िवादी होंगे ये परंपराओं से, प्रथाओं से, रूढ़ियों से अपने आप को जोड़ते हैं और उनमें अधिक विश्वास करते हैं। वहीं जो प्रतिक्रियावादी होते हैं ये मौजूदा व्यवस्था में खामियां ढूंढते हैं और ये मौजूदा आधुनिक व्यवस्था या आधुनिक मूल्यों को खारिज करते हैं। ये संस्थाओं पर हमेशा प्रश्न करते हैं जो प्रतिक्रियावादी होते हैं। तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया। हमने देख लिया मुख्य राजनीतिक अभिवृत्तियां। अब देखते हैं राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया। राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया। राजनीतिक अभिवृत्ति के निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें देखो 3 तरीके से राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है। एक तो हो सकता है दीर्घकालिक के लिए, एक राजनीतिक अभिवृत्ति हो सकती है जो अल्पकालिक बनाई जाए, और एक हो सकती है जो सामाजिक समूह से राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्माण हो। तो तीनों को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। एक जो दीर्घकालिक, ठीक है, और एक अल्पकालिक अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है, और एक है सामाजिक समूह जो राजनीतिक अभिवृत्ति का निर्माण कर सके। सामाजिक समूह तो आप देखते हैं दीर्घकालिक क्या है। दीर्घकालिक जो पॉलिटिकल राजनीतिक अभिवृत्ति बनी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है परिवार की। सबसे बड़ी भूमिका होगी दीर्घकालिक राजनीतिक अभिवृत्ति में परिवार की भूमिका। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला साथी कौन होता है? उसकी माँ। उसके बाद उसका साथी कौन होता है? उसके पिता। उसके बाद जो उसके गाइडर्स, टीचर, मोटिवेशन या जो भी आप उनको मान ले, वो होता है परिवार, जिसमें संयुक्त रूप से माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची सबकी भूमिका होती है। और वे लोग जो मूल्य या वैल्यू व्यक्ति को सिखाते हैं वो लंबे समय तक, दीर्घकालिक समय तक व्यक्ति के दिमाग और अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए दीर्घकालिक अभिवृत्ति में परिवार एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, व्यक्ति परिवार के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा सीखता है वो सीखता है समाज से। तो समाज दीर्घकालिक अभिवृत्ति में एक बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकती है? शिक्षण संस्थान। समाज के बाद यदि व्यक्ति को कोई चीज सिखाई जाती है, कोई चीज व्यक्ति सीखता है, कोई व्यक्ति किसी चीज को सही या गलत कहता है, तो उसका एक मानक होता है कि किसी गुरु ने उसको एनालिसिस करके बताया हो कि ये चीज सही है या गलत है। किसी ना किसी रूप में वो शिक्षण संस्थान से जुड़ा होगा, शिक्षा ज्ञान की होगी, इसी माध्यम से उसने उसको अपने अभिव्यक्ति को विकसित किया होगा। यानी कि जो तीसरा है, जो दीर्घकालिक अभिवृत्ति में सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वो होता है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान। तो ये तो हो गए हमारे दीर्घकालिक अभिवृत्ति निर्माण में ये फैक्टर काम करते हैं। वहीं अल्पकालिक जो अभिवृत्ति, उसमें कौन सी चीजें निर्माण करती हैं जिससे अल्पकालिक अभिवृत्ति का निर्माण हो जाता है? तो उसके लिए समझिए, जो अल्पकालिक अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं, सबसे पहले तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मीडिया। मीडिया किसी भी विषय को बहुत बड़ा भी बना सकती है और किसी बड़े विषय को बहुत छोटा भी बना सकती है। ये मीडिया की भूमिका है। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया है। उसी तरीके से सिविल सोसाइटी भी एक इसमें महत्वपूर्ण कारक है।
सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज। नागरिक समाज आज के समय में तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। हर जगह हर क्षेत्र में आपको नागरिक समाज देखने को मिल जाएंगे। वहीं चुनावी मुद्दे, कुछ चुनावी मुद्दे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम में आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति को बहुत प्रभावित कर जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, चुनाव के अधिकारों का मुद्दा। अब राजनीतिक मुद्दे कमी में बोलता हूँ, तो चलिए आप अपने हिसाब में समझ लीजिएगा। कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो पॉलिटिकल मुद्दा को आपको बहुत लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है, यदि आप थोड़ा भी पॉलिटिकल होते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो चुनावी मुद्दे। पर ये चुनावी मुद्दे हो या सिविल सोसाइटी या मीडिया का हो, थोड़े समय तक ये चलता है, उसके बाद अपने आप ये खत्म होने लगता है, ये मिथ टूटने लगता है। पॉलिटिकल अभिव्यक्ति यदि अल्पकालिक तरीके से विकसित हो तो चुनावी मुद्दे ये थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप समाप्त होने लगते हैं या अपने मूल्य को या अपने महत्व को खोने लगते हैं। और क्या, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। मान लीजिए आज ईरान, अभी तो समझौता हो गया, मान लीजिए कुछ दिन पहले ईरान ने हार्मुज जल संधि को बंद कर दिया था, तो वहां से ऑयल नहीं आ पा रहा था, तो पॉलिटिकल एप्टीट्यूड क्या बनना था ईरान के अगेंस्ट कि देखिए ईरान क्या कर रहा है, सोवरेनिटी को हैरेस कर रहा है। ये सब चीजें ईरान के अगेंस्ट में जा रही थी। वहीं इजराइल के अगेंस्ट में भी चीजें जा रही थी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अभिव्यक्तियां बन रही थी अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। समझे आप लोग? ये शॉर्ट टाइम अभिव्यक्ति के लिए ये सब कारक हो सकते। वही एक सामाजिक समूह द्वारा अभिव्यक्ति बनती है। किस तरीके की अभिव्यक्ति बनती है, देख ऐसे समझिए। लिंग आधारित। लिंग आधारित जो अभिव्यक्ति है वो सामाजिक समूह द्वारा बनाई गई। वहीं प्रजाति या निर्जाति आधारित, प्रजाति या निर्जाति यानी कि रेस। कभी अमेरिकन वाइट्स एंड अमेरिकन ब्लैक्स के बीच में ये डिबेट बहुत ज़्यादा रहती थी निर्जाति वाली, की जो ब्लैक्स हैं वो पढ़ने में कमज़ोर हैं, इस तरीके की चीज़ें चला करती थी। ये अभिवृत्ति सामाजिक समूहों द्वारा विकसित की गई। वही धर्म, ये भी एक सामाजिक अभिवृत्ति है। एक व्यक्ति को धर्म सामाजिक समूहों द्वारा ही पता चलता है कि धर्म क्या है। धार्मिक प्रैक्टिस तो चलो परिवार से पता चल जाती है, परंतु धर्म के बारे में अधिकतर ज्ञान सामाजिक समूहों द्वारा दिया जाता है, जो कि नैतिक होता है और धर्म के बारे में विशेष रूप में कई मूल्य प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। वही विशिष्ट क्षेत्र के समुदाय, विशिष्ट क्षेत्र के समुदाय, विशिष्ट क्षेत्र के समुदाय ये सामाजिक समूह द्वारा निर्मित अभिव्यक्ति हैं। इनके निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, इसके निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है और इनके निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। दीर्घकालिक अभिव्यक्तियों के निर्माण में की जो प्रक्रिया है उसको परिवार द्वारा मिलता है, फिर उसके वो मूल्य समाज में सिखाता है और शिक्षण संस्थानों में वो मूल्य प्राप्त होते हैं। वहीं यदि अल्पकालिक अभिव्यक्ति के निर्माण में देखिए मीडिया की सबसे ज्यादा भूमिका, उसका सिविल सोसाइटी, चुनावी मुद्दे दीर्घकालिक अल्पकालिक अभिव्यक्ति में आते हैं और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी अल्पकालिक ही होती हैं। ठीक है। वही सामाजिक समूह द्वारा निर्मित जो अभिव्यक्तियां उनमें लिंग आधारित, प्रजातीय निर्जाति आधारित, धर्म आधारित या विशिष्ट क्षेत्र के समुदाय आधारित अभिव्यक्तियां होती हैं। तो हमने समझ लिया राजनीतिक अभिव्यक्ति को, और राजनीतिक अभिव्यक्ति में इतना ही काफी है। ठीक है। अब नया टॉपिक चालू करेंगे। नया टॉपिक चालू करते हैं, उसमें ले लेते हैं सामाजिक प्रभाव और धारणा।
उससे पहले मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, पानी पी करके तुरंत आता हूँ। एक डायग्राम से समझते हैं। अभी तक हमने अभिव्यक्ति को कंप्लीट कर लिया है, अभिव्यक्ति कंप्लीट हो चुका है, अभिव्यक्ति तो हमने देख लिया। अब कुछ और फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति है आदत। अरे पेन भी, अभिव्यक्ति क्या थी? अभिव्यक्ति आदत था, चरित्र था, अभिव्यक्ति क्या था? आदत, चरित्र और व्यक्तित्व है। अभिव्यक्ति का तो मतलब ये है। अब देखते हैं अभिव्यक्ति, ये तो हो गया आदत, चरित्र और व्यक्तित्व। अब कुछ और चीजें हमें देखनी है, जिनमें से देखना है हमें सामाजिक प्रभाव, मूल्य, और देखना है धारणा या अनुनयन, अभी ये चीजें हमें देखनी है, जिसमें से मूल्य हम देख चुके हैं, ठीक है। अनुनयन नहीं, अनुनय, जिसमें से मूल्य तो हम देख चुके। तो मूल्य क्या? कुछ मूल्य प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ मूल्य होते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है। और धारणा और अनुनय, देखो ये भी व्यवहार है। मूल्य क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। धारणा और अनुनय क्या है? ये भी एक तरीके का व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि ये भी व्यवहार है। वही सामाजिक प्रभाव, ये भी व्यवहारिक पक्ष ही है, व्यवहार ही है, ये व्यवहार है। इसमें सामाजिक प्रभाव में क्या क्या हमें देखना है, ये देखते हैं। तो सामाजिक प्रभाव में देखना अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञाकारिता। क्या देखना है? अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, इतनी चीजें हमें देखनी। पर सामाजिक प्रभाव में इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी हम समझने के लिए देख लेंगे, इसको अंदर तक देख लेंगे। मूल्य हमने आपको पहले करा ही रखा है। धारणा और अनुनय, इस कॉन्सेप्ट को भी हमको देखना पड़ेगा। अभिव्यक्ति हमने समझ लिया है। ये अभिव्यक्ति क्या है? आदत, चरित्र और व्यक्तित्व से मिलकर बनता है। और ये सब चीजें हैं व्यवहारिक। सामाजिक प्रभाव, मूल्य, धारणा और अनुनय। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक प्रभाव से। किसी को कोई डाउट हो तो वो लिखिए कमेंट में। अभी मैं शुरू करने से पहले एक बार 2 मिनट वहीं पर देख लेता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो। आंसर राइटिंग, अरे आंसर राइटिंग आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैंने कल आपको बताया तो था। देखो, जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग, ऐसे समझिए जैसे कि आपने, आप पहले आप बताइए आपकी एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या? बीए। अच्छा, बीए आपने किया है। सब्जेक्ट कौन से थे उसमें? फिजिकल एजुकेशन। ये कौन सी स्पेलिंग लिख दी भाई आपने? अच्छा, एजुकेशन, ओ एडुकेशन लिख दिया उसको, एजुकेशन को। फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन और सोशियोलॉजी। अच्छा, तो आपने वहां पर तो पढ़ाई की नहीं मेरे हिसाब में। नहीं की होगी एकेडमिक। हाँ, ठीक है।
तो आप क्या कीजिए, अभी क्या कीजिए आंसर राइटिंग, जैसे कि मैंने क्लास में कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, आप किताब पढ़ेंगे तो आपके मन में कुछ तो आइडिया आ ही रहा होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नीति शास्त्र क्या है, तो आपके मन में कुछ चीज बैकग्राउंड में बन रही कि नहीं बन रही है, सही अथवा गलत, रीति रिवाज प्रथा परंपराओं से बनने वाले मानक को सही अथवा गलत, कुछ इस तरीके कुछ बन रहा बैकग्राउंड में कि नहीं बन रहा। यदि ये चीज नहीं बन रही तो फिर डिवीजन कीजिए, और अगर बन रही है तो आप उसको पेज में उतारना शुरू कीजिए। आप एक कोई क्वेश्चन लीजिए, उसका बढ़िया आंसर लिखिए, ऐसे करिए। लगता मुझे आज की क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि बारिश होने लगी और बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आएगी। देखता हूँ 2-3 मिनट, अगर नहीं, एक बार बताइए माइक में आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? अच्छा, तो ठीक है, फिर शुरू कर देते हैं। सामाजिक प्रभाव। आज की क्लास हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। अब हम आगे की क्लास कल से करेंगे, सामाजिक प्रभाव कल से करेंगे। कल हम सामाजिक प्रभाव देखेंगे, सामाजिक प्रभाव के रूप देख लेंगे, और उनके जो रूप हैं उनका डिटेल में उनका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देन आफ्टर उसके बाद अनुनय और धारणा को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर पर मूव हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट ना? अरे क्या बात है, क्या बात है, कोई डाउट नहीं है। अरे किसी और का कोई हो तो चलिए, फिर किसी का कोई डाउट नहीं। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।